लास्ट टाइम अपन डिस्कस कर रहे थे RRCAT के बारे में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन ने ले ली थी कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्टेबल है, इंदौर में। इंदौर में कहाँ बताया था मैंने आपको, ठीक है। और हेक्टेयर कितना एरिया था इसके पास में, 760। ये 3 सिंपल से क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने। अब ध्यान से सुनना जरा, इस स्टेटमेंट को देखो जो यहाँ पर नोट डाउन है। जब भी आपसे RRCAT पूछा जाएगा तो ये बंदे का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्या नाम है इसका, तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से इंदिरा गांधी जो उस समय करंट पीएम थी, उन्होंने परमिशन दे दी RRCAT के लिए। और केवल पीएम की जो है अनुमति वो इम्पोर्टेंट नहीं थी उस समय। उस समय ये जो मुद्दा था वो कैसा मुद्दा था, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना। तो बिना किसके परमिशन ग्रांटेड नहीं होगा और ये इंस्टीट्यूट नहीं ओपन हो सकता। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। हालांकि इंदिरा गांधी ने ही दरअसल में किसको प्रेसिडेंट बनवाया था, ज्ञानी जैल सिंह को। अब जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो ये डेट कि RRCAT के बनने में आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पीएम जो है इंदिरा गांधी, उन्होंने परमिशन कब करी है। बस ये फाइल जो है ज्यादा टाइम नहीं लेगी और फाइनल में 12 डेज बाद, सो आफ्टर 12 डेज ये फाइल सीधे सीधे बताएं किसके ऑफिस में पहुंच जाएगी, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस फाइल को ओके करके और इस पर्टिकुलर डेट को, तो ये डेट आपको याद रखनी है। कौन सी डेट है, 19 Feb 1984 को RRCAT का क्या कर देंगे, इनॉग्रेशन। तो बस आपको 2 चीजें याद रखनी कि इंदिरा गांधी ने इसको परमिट कब किया और फाइनली में 19 फरवरी 1984 को ज्ञानी जैल सिंह जो हैं इन्होंने इसको फाइनली ओके कर दिया। यहां तक शायद अपन बात कर चुके थे। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मैडम जो हैं उन्होंने इसको ओके कर दिया RRCAT के बनने को। ज्ञानी जैल सिंह ने भी बिल्कुल लेट लतीफी नहीं की और फाइनल में ओके कर दिया। तो ऐसा क्या किया है राजा रमन्ना ने जिस वजह से ये इंस्टीट्यूट RRCAT बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा जब हम बार्क की चीजों को खंगालेंगे। जरा जल्दी से मुझे बताइए, बार्क का काम क्या है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले जो काम कौन कर रहा था, TIFR। अब वो काम कौन करने लगा। अब आपने तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी और सुनी होगी कि जरा जल्दी से बताइए, इंडिया फर्स्ट एटॉमिक बम टेस्टिंग या इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग कब करी है। सो इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है, यहीं से तार जुड़े हैं। दरअसल में किसके तार जुड़े हैं, याद रखिएगा, RRCAT बनने के। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज एकदम क्लियर कर दूं कि इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्टिंग करी है। तो फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियर टेस्टिंग करी है वो है 18 मई 1974। अब आप जरा जल्दी से बता दीजिए, 18 मई 1974 को किसकी टेस्टिंग की गई है, एटम बॉम्ब की। ये एटम बॉम्ब दरअसल में बने कहां हैं, आंसर है बार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम एटम बॉम्ब की जो टेस्टिंग इंडिया ने करी थी 74 में, वो एटम बॉम्ब दरअसल में ड्रॉ कहां हुए थे, बार्क में। तो आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले परमाणु हथियारों के लिए जो विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है वो कौन सी हो जाएगी, बार्क। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब जरा जल्दी से मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो यहां से आती हैं। थोड़ी सी राजनीति पे अगर हम बात करें तो जरा जल्दी से बताएं कि एटम बॉम्ब किसने बना दिया इंडिया के लिए, डॉक्टर भाभा। लेकिन डॉक्टर भाभा ने एटम बम तो बना दिए, कहां पर बनाए थे, और वो भी बार्क सेंटर में। लेकिन टेस्टिंग करने से पहले ही बताओ कब उनकी डेथ हो गई थी। तो अब एटम बम की टेस्टिंग कौन करेगा। 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, होमी जहांगीर भाभा के ही दरअसल में अपन इनको स्टूडेंट मान सकते हैं या शिष्य मान सकते हैं, होमी सेठना। इन्होंने होमी जहांगीर भाभा के काम को क्या किया, आगे बढ़ाया था। तो बताओ 66 से लेकर 1974 में जो भी गतिविधियां संचालित होंगी वो कौन करेगा, नो डाउट होमी सेठना। लेकिन अब आती है फाइनल वो चीज जिस वजह से 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जरा जल्दी से बता दीजिए।
एटम बॉम्ब किस थ्योरी पे काम करता है? रियल आंसर चाहिए, कंट्रोल अनकंट्रोल। जल्दी से बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर किस थ्योरी पे काम करता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब एक बार फिर से मेरे को बता दें, एटम बॉम्ब के लिए कौन सा वो पर्सन था जो कह रहा था कि इंडिया के पास एटम बॉम्ब होना चाहिए? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर भाभा। लेकिन कौन सा पर्सन था जिसको ये एटम बॉम्ब में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी, वो कह रहा था न्यूक्लियर रिएक्टर होना चाहिए? राजा रमन्ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छे से देख लो आप, RRCAT क्यों बना, ये है उसका मेन रीजन। राजा रमन्ना चाहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी की ऐसी फेज यूज की जाए जो पीसफुल हो। एटम बॉम्ब से हमेशा लोगों की क्या जाती है? जान ही जाती है, मतलब डिस्ट्रक्टिव फेज यदि होगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी, बहुत अच्छे से सुनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 66 में डॉक्टर भाभा की डेथ हुई, लेकिन उसके बाद एटम बम तो हमने बना लिए, लेकिन उनकी क्या करनी है? टेस्टिंग। तो उस टेस्टिंग के लिए हमको जो नॉलेजेबल पर्सन चाहिए है, वो नॉलेजेबल पर्सन होमी सेठा से भी ज्यादा बेहतर हैं ये। बताइए जरा जल्दी से, कौन इनको इन्फ्लुएंस करेगा, कौन उनको अपने फेवर में लाएगा? नो डाउट इंदिरा गांधी। तो जो मैंने आपको बातचीतें बताई कि राजा रमन्ना न्यूक्लियर रिएक्टर को आगे बढ़ाना चाहते थे, डॉक्टर भाभा एटम बॉम्ब को आगे बढ़ाना चाहते, तो ये बातचीतें हुई और इनके प्रिंसिपल्स भी आड़े आए। लेकिन चूंकि बात किसकी थी? नेशनल सिक्योरिटी की या देश की थी, इसलिए जो ये बंदा है राजा रमन्ना, ये मान जाता है। क्या करने के लिए मान जाता है? जल्दी से बताइए, एटम बॉम्ब की टेस्टिंग। अब यहां क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखे रखे हैं, अच्छे से समझिएगा, बड़े आराम से बता रहा हूं। जब भी कोई कंट्री एटम बॉम्ब की टेस्टिंग करती है तो वो उसको एक सीक्रेट कोड का नाम देती है। तो इंडिया ने जब फर्स्ट टाइम एटम बॉम्ब की टेस्टिंग करी थी, तो जरा जल्दी से बताइए क्या नाम था सीक्रेट कोड? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया ने एटम बॉम्ब की टेस्टिंग बताओ एयर के थ्रू करी थी, वाटर के थ्रू करी थी, कि लैंड के थ्रू करी थी? कैसे करी थी? केवल बता रहा हूं, उसको सुन लो, कभी आएगा नहीं। 107 मीटर लंबा गड्ढा बनाया था एल आकार का। कितना मीटर? ये इसका नॉलेज था। दूसरी चीज, 107 मीटर का बनाएंगे और एल आकार का ही बनाएंगे, क्योंकि एल आकार का बनाने से क्या होगा? निश्चित रूप में जो एनर्जी आएगी, तो एनर्जी तो निश्चित रूप में इस तरह से आ जाएगी। लेकिन बताओ एटम बॉम्ब से कौन से रेडिएशन निकलेंगे? अल्फा बीटा गामा। उससे दरअसल में काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाएंगे वहां के साइंटिस्ट। मतलब इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन राजा रमन्ना के पास थी, इसी वजह से कौन उनको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहती थी? क्या राजा रमन्ना का मन रहा होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर कि देश की बात है, तुम्हें करनी पड़ेगी मदद, इसी वजह से राजा रमन्ना अपने प्रिंसिपल्स को भुलाकर, और जिस काम को वो प्रमोट नहीं करते उसके बावजूद भी उन्होंने उस काम को किया। तो कुछ लोकल बुक्स ये कहती हैं कि इस चीज के कारण, कौन सी चीज के कारण? कि डॉक्टर राजा रमन्ना ने, बताओ क्या करने में हेल्प करी? एटम बॉम्ब की टेस्टिंग करने में मदद करी, इसलिए इनको भी कहते हैं फादर ऑफ एटम बॉम्ब। अच्छे से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत खतरनाक आ रहे हैं आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, शायद हमारी और आपकी सोच से भी थोड़ा सा परे। अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ एटम बम किसे कहते हैं, और ऑप्शन में आपको होमी जे भाभा ना मिले, तो क्या टिक करेंगे हम? ये वही चीज है, याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब चलते हैं आगे। दोनों का नाम दिया तो प्राइमरी बॉडी टिक करेंगे। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में, मतलब क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर ये ऑप्शन ना दे तो फिर आप किसको टिक करने जाएंगे? एलिमेंट बोल रहा हूं, एलिमेंट। जल्दी से बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन आप कल मुझे बताइएगा। जियोग्राफी में पहला लेसन में यही चीज बताई है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट सबसे मैक्सिमम है। अगर ऑक्सीजन, उसमें भी राइट आंसर, अगर वो ना दे तो सेकंड नंबर पर कौन सा एलिमेंट राइट होगा। इसी तरह से क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे मैक्सिमम है, और अगर ये ऑप्शन ना दे तो फिर सेकंड कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कल मुझे बताइएगा। दो क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से 3 एलिमेंट है मेजर, और भू प्रॉपर्टी में या क्रस्ट में कौन कौन से 3 सबसे ज्यादा तत्व पाए जाते हैं। तब मैं आपको इसके आगे का राज खोलूंगा। अब ध्यान से सुनेगा। तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम एटम बम की टेस्टिंग कब करी भैया जी? 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी।
बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध याद रखेगा नॉन वायलेंस के सबसे बड़े समर्थक थे। अरे हाँ या ना, अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी कौन है? इसलिए एशिया का ज्योतिपुंज कहा था किसी राइटर ने बुद्ध को। अब ये आप पे छोड़ता हूं कि किसने कहा था, आप कल क्लियर करेंगे। 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध हमेशा किस पे भरोसा करते थे? अहिंसा पे, नॉन वायलेंस पे। अच्छे से देख लीजिए जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी ने ये आगे चलकर एकदम क्लियर किया कि 18 मई 1974 को जो हमने एटम बम की टेस्टिंग करी है कुछ अपने महत्वपूर्ण लोगों को लेकर, तो इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे अपोनेंट कंट्री पर इसका प्रेशर देंगे या कभी वॉर वाली सिचुएशन होगी तो हम इनका यूज करेंगे ना। सिर्फ और सिर्फ हम किस कामों के लिए एटम बम को यूज करेंगे? पीसफुल कामों के लिए, शांतिपूर्ण कामों के लिए। और यहाँ शांतिपूर्ण काम से मतलब है कि एटम बम की टेस्टिंग करके हम भी किस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे? जो एटम बम की फहरिस्त में देश हैं उनमें। तो मैंने आपको शायद बताया भी था कि बताओ एटम बम में हमारा नंबर किस पोजीशन पर है? मतलब हम कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे एटम बम, या किसी कंट्री पर प्रेशर बनाने के लिए हम एटम बम यूज नहीं करेंगे। बस टेक्नोलॉजी हमारे पास हो जाए इसलिए हम किसको यूज करेंगे? एटम बम का हमने ये टेस्टिंग करी है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन कोड को हमने स्माइलिंग बुद्धा मतलब बुद्धा के नेम पर रखा। अब क्वेश्चनों की शुरुआत फिर जरा जल्दी से बताइए, फर्स्ट टाइम एटम बम की टेस्टिंग किस स्टेट में हुई? लेकिन मैंने आपको बताया कि आजकल ये नहीं देते हैं, स्पेसिफिक आंसर पूछते हैं। तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में कहां पर? एक विलेज है जिसका नाम है पोखरण, और यहां से कुछ दूरी पर जहां पर नॉर्मल जो क्राउड नहीं रहती वहां पर हमने क्या किया था, इसकी टेस्टिंग करी थी। कौन सा प्रधानमंत्री है, कौन से वैज्ञानिक हैं, आप खुद देख लीजिए। लेकिन अब सबसे खतरनाक जो चीज है वो ये है, किसके दिशा निर्देशन में, मतलब किसने दरअसल में हमको बताया कि हम इस तरह से आगे बढ़े। मतलब हम एयर में नहीं कर सकते, वाटर में नहीं कर सकते, हमको लैंड पे करना होगा। मतलब जनरली जो है इंस्ट्रक्शन किसने दिए? तो याद रखिएगा दिशा निर्देशन किसने किया है? होमी शेटना। लेकिन हम किसकी बातों को पूरी तरह से अप्लाई करते हैं 18 मई 1974 में? तो डॉक्टर राजा रमन्ना। तो दो मेन चीजें आपको याद रखनी है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो आजकल प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है या छोटे मोटे एग्जाम प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया ने जो फर्स्ट टाइम एटम बम की टेस्टिंग करी थी, आप जरा जल्दी से बताइए उसमें फ्यूल के रूप में क्या लिया था? वो भी कितना? वो ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्लूटोनियम जरूर याद रखिएगा। और यहां से दो स्टेटमेंट आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लीजिएगा, हालांकि ये चीज अभी ही बता दूं जिसमें कोई दिक्कत ना हो। बताओ, जो हम एटम बम की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूं, विश्व का पहला परमाणु बम कौन सा है? वर्ल्ड फर्स्ट एटम बम, वर्ल्ड फर्स्ट एटम बम। पहले मैं आपको बता दूं, अप्सरा जो आपने बोला वो वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। फिर आप में से किसी ने क्या बोला? स्पुतनिक, वो वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? वर्ल्ड फर्स्ट एटम बम। तो वर्ल्ड का पहला जो एटम बम है, याद रखिएगा आप उसे जानते हैं, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय जो है इसको 6 अगस्त 1945 को यूज किया गया था। किसने यूज किया था बेटा जी, जल्दी से बताइए। तो मैं शॉर्ट में ऐसा लिख दे रहा हूं कि यूएसए ने यूज किया था जापान में। जापान कंट्री हो गया, लेकिन सिटी कौन सी हो जाएगी? नो 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 नो, हिरोशिमा की नागासाकी? बिल्कुल सही है, याद रखिएगा नागासाकी नहीं, हिरोशिमा। तो हिरोशिमा में अच्छे से देख लीजिए, 6 अगस्त को 1945 में एटम बम ड्रॉप हुआ था। क्या नाम है उस एटम बम का, जल्दी से बताइए? लिटिल बॉय। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, और 3 दिन के बाद जब जापान ने सरेंडर नहीं किया तो जल्दी से बताइए वर्ल्ड का सेकंड एटम बम। अब आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी, फैटमैन। और फैटमैन जो है ये दुनिया का दूसरा परमाणु बम है। दुनिया का पहला परमाणु बम कौन सा हो जाएगा? लिटिल बॉय। 3 दिन बाद मतलब 9 अगस्त 1945 को, जल्दी से बताइए कौन से कंट्री ने? यूएसए ने। कौन सी कंट्री पर? लेकिन जापान की सिटी कौन सी है? तो अब आप बोल सकते हैं बड़े आराम से, नागासाकी पर क्या किया? एटम बम का एक्सप्लोजन किया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
हाँ, ये चीजें आजकल चल रही ना कि किस कंट्री पर, तो फिर आपको वो हिरोशिमा नागासाकी नहीं बोलनी, क्योंकि वो तो सिटी है जापान की, याद रहेगा। बी स्पेसिफिक पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और याद रखना, दूसरे स्टेट ने क्या कर दिया, माइनस मार्किंग कर दी है। जल्दी एमपीपीसीएस में वो देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यापम में चालू हो गई है, तो वो बहुत सारे आपके मार्क्स इसी वजह से जाएंगे, अगर भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं। अब चूंकि यहां तक पहुंचे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। जरा जल्दी से बताइए, वर्ल्ड का फर्स्ट एटम बम कौन सा है? जिस तरह से इंडिया ने पहले एटम बम की टेस्टिंग करी, तो बताओ एज अ फ्यूल के रूप में क्या लिया? प्लूटोनियम। वर्ल्ड का फर्स्ट जो एटम बॉम्ब है लिटिल बॉय, इसमें फ्यूल के रूप में क्या लिया था, जिसने हिरोशिमा में गदर मचाया या हिरोशिमा में विध्वंस मचाया? ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, यूरेनियम 235। तो बताइए, लिटिल बॉय में एज अ फ्यूल के रूप में क्या लिया गया? यूरेनियम 235। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड का जो सेकेंड एटम बॉम्ब है कौन सा, इसमें फ्यूल के रूप में क्या लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्लूटोनियम 239। ये वही चीज प्लूटोनियम जो हमने फर्स्ट एटम बम की टेस्टिंग में यूज किया। याद रहेगा ये चीज? अब ध्यान से सुनना, इंडिया ने जो एटम बम की टेस्टिंग करी है, क्या ये चीज दिलेरी से बताई होगी इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं, उस समय हमारे ऊपर यूएसए का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मैं कभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपको ये चीज एकदम क्लियर कर दूंगा कि यूएसए ने तो स्टेटमेंट पास कर रखा था, क्योंकि उसको पता चल गया था दरअसल में कि इंडिया एटम बम बना चुका है 1966 में, उसकी क्या करने वाला है? टेस्टिंग। तो उसने साफ साफ शब्दों में इंडिया को यह चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि इंडिया के पास एटम बम से रिलेटेड कोई भी थ्योरी हमको मिलती है, कोई भी चीज हमको मिलती है, कोई साइंटिस्ट अगर ये बोल देता है, कोई जगह अगर मिल जाती है बनाते हुए, तो हम इंडिया को क्लोज इकोनॉमी में तब्दील कर देंगे, एक बंद अर्थव्यवस्था बना देंगे भारत को। मतलब दुनिया के कोई दूसरे देश इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और उस समय पर मतलब हम तो अभी अभी 50 में शायद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ हुआ था, शायद हमको 20-30 साल हो रहे थे ढंग से, हम इंटरनेशनल लेवल पर उतनी ज्यादा हमारी छवि नहीं थी। तो उस समय किसका बोलबाला ज्यादा था? यूएसए। तो यूएसए के प्रेशर के कारण हम ये चीज ओपनली अनाउंस नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने ये टेस्ट किया। किसकी गीदड़ भपकियों से हम नहीं डरे। इसी वजह से तो इंदिरा गांधी के लिए एक टाइटल यूज किया जाता है, आयरन लेडी। कुछ दिमाग काम किया कि यूएसए ने प्रेशर किया, उसके बावजूद भी वो लेडी, जिसको कितने काम नहीं रहते होंगे कि हर फैमिली मेंबर की रिस्पांसिबिलिटी, देश भी चलाना, ऊपर से अपोनेंट धमका भी रहा है, लेकिन उसकी बात को सारे से नजरअंदाज करते हुए हमने अपना काम बराबर किया, लेकिन इसको ओपनली अनाउंस नहीं किया। अब आप जल्दी से बता दो, टेस्ट सक्सेसफुल रहा कि अनसक्सेसफुल? सक्सेसफुल। लेकिन हम इसको क्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते किसके कारण सक्सेसफुल हुआ। जो एटम बॉम्ब बना के गया था अब वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब कौन? डॉक्टर भाभा। तो इस स्टेटमेंट के बाद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस पूरे स्टेटमेंट के बाद डॉक्टर भाभा के बनाए गए एटम बॉम्ब को हमने क्या कर दिया, यूज करके देख लिया कि उनमें पावर है। तो इस घटना के बाद, मतलब इंडिया की फर्स्ट एटम बॉम्ब की टेस्टिंग के बाद, जरा जल्दी से बता दीजिए हम क्या टाइटल यूज करने लगे डॉक्टर होमी जे भाभा के लिए? फादर ऑफ एटम बॉम्ब इन इंडिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लेकिन यहीं से एक और चीज निकल के आई कि किसके बिना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ना था, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज थी। यदि हम एटम बम की टेस्टिंग कहां करते? एयर में, तो रेडिएशन निकलते और बहुत सारे लोग क्या हो जाते? अफेक्ट होते। यदि हम वाटर में करते तो रेडिएशन कहां आ जाते? वाटर में आ जाते। मतलब निश्चित रूप में किसको दिक्कत होती है, परेशानी होती? क्राउड को। तो इसलिए कौन सा सबसे सेफ तरीका? लैंड। याद रहेगा? हाँ, एरोप्लेन क्रैश में सडन डेथ। आगे चलें, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कहां पर? ये दरअसल में पारसी फैमिली का अपन टैगलाइन या सिनोनिम बोल सकते हैं, और कुछ नहीं। राजनीति एक ऐसी चीज है, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां अगर इज्जत और सम्मान बराबर हो तो अपोनेंट भी एक दूसरे को बराबर याद करते हैं। जैसे आप मुझे बताइए, इंडिया ने फर्स्ट टाइम एटम बम की टेस्टिंग कब करी? सेकंड टाइम अच्छे से याद रखिएगा, ये दो डेट आपको दिख रही हैं। कौन कौन सी दो डेट दिख रही हैं आपको? इंडिया ने सेकंड टाइम एटम बॉम्ब की टेस्टिंग करी, लेकिन इस बार पीएम चेंज हो चुके हैं। इस बार पीएम कौन है?
और जो सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट थे, नाम क्या है उनका? 11th मार्क, याद रखिएगा 11th नंबर था उनका। कितना नंबर था? ये आजकल चल रहा है एग्जामिनेशन में, इस लेवल पर आपको आना होगा। 11वें नंबर के राष्ट्रपति, और वो भी जनता के सबसे फेवरेट में से एक। याद रहेगा ये चीज। तो इस व्यक्ति को साथ लिया किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कौन सी ईयर था? और हम क्या करने वाले थे, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट क्या करने वाली थी? एटम बॉम्ब की टेस्टिंग। बताओ एटम बॉम्ब की टेस्टिंग पहले किसने करी थी? इंदिरा गांधी। सरकार कौन सी? यूएसए के प्रेशर के बावजूद भी किया, लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि हम ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। ये जो बंदा है 1998 में, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए, याद रखना, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए, किनको अपना आदर्श मानते हुए? कि इंदिरा गांधी जी ने फर्स्ट टाइम एटम बम की टेस्टिंग करी थी, उन्हीं को श्रेय देते हुए। हालांकि ये कुछ ही लोगों को पता था। मैंने आपको बताया, जब आप एटम बम की टेस्टिंग करते हो तो सीक्रेट कोड या ऑपरेशन कोड रखते हो। अच्छे से देखो इन्होंने ऑपरेशन कोड क्या रखा है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति घाट। शक्ति घाट इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। मेरी बात समझ में आ रही? तो शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शक्ति 98 किसको लिए रखा गया है या किसके लिए समर्पित है। नो डाउट। पोखरण 1 यदि 74 वाला है तो जल्दी से बताएं पोखरण सेकंड कौन सा होगा? 98 वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऑपरेशन शक्ति जो है वो क्या है? इंडिया के फर्स्ट एटम बम की टेस्टिंग की सेकंड एटम बम की टेस्टिंग? तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब जरा जल्दी से बताइए हम स्टेट कौन सा चुन रहे हैं? वो जो पहले में था। दूसरी चीज, और पोखरण में कहा, जैसलमेर में कहा पोखरण। अब ये चीज शायद मैंने आपको पहले ही क्लियर करी थी कि 1998 में हमने 2 डेटें ली थी, सही है क्या? एक थी 11th में, बताया था ये चीज, और दूसरी थी 13 में। जल्दी से बताइए कितने बॉम्ब की टेस्टिंग करी हमने? तो मतलब 5 बॉम्ब की टेस्टिंग करी, तो ये 5B लिख दिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब जल्दी से बताइए 11th को हमने क्या किया था? 2 एटम बॉम्ब की टेस्टिंग करी है, और एक किसकी टेस्टिंग करी है? जल्दी से बता दीजिए। हाइड्रोजन बॉम्ब को थर्मोन्यूक्लियर वेपन कहते हैं क्या? क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूटीरियम और ट्राइटियम जो हाइड्रोजन बॉम्ब की मेन यूनिट है, बताओ वो किस टेम्परेचर पर मिलेंगे? 10⁻⁷। और इतना टेम्परेचर कब रिलीज होगा? जब हम क्या करवाएंगे? एक एटम बॉम्ब एक्सप्लोज। तो याद रखिएगा 2 एटम बॉम्ब और एक हाइड्रोजन बॉम्ब क्या हुआ? दरअसल में टेस्ट हुआ। और 13 मई को कितने बॉम्ब टेस्ट हुए थे? 2 एटम बॉम्ब टेस्ट हुए थे। किसकी हेल्प से बेटा जी? नाम क्या था उसका? अनुपम। तो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से भी हम एटम बम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है एटम बम की टेस्टिंग के लिए। ये अब हमने कब किया? 13 में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं, ये विदाउट था। अब ध्यान से सुनेगा, 11 में जो है इसको हमने क्या चीज किया है? जल्दी से बता दीजिए। किसकी टेस्टिंग करी है? बॉम्ब टेस्टिंग करी है। इसलिए 11 मई को कहते हैं टेक्नोलॉजी डे, मतलब प्रौद्योगिकी दिवस। याद रहेगा? तो टेक्नोलॉजी डे किसको कहते हैं? 11 मई को। जब आप टेक्नोलॉजी डे में पहुंच गए हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि साइंस डे किसे कहते हैं बेटा जी? तो साइंस डे है 28 फरवरी। क्योंकि 28 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था? आपने पढ़ा होगा कि 28 फरवरी 1928, अच्छे से देख लो, व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सीवी रमन। तो सीवी रमन जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कौन सा इफेक्ट खोजा था? रमन इफेक्ट। तो जल्दी से बता दीजिए रमन इफेक्ट की खोज कब हुई है? अच्छे से बताइए कब हुई है? 28 फरवरी 1928 को हुई है। और इसी वजह से हम 28 फरवरी को क्या बोलने लगे? साइंस डे, या इसी को नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है तो बन जाना चाहिए। अब चूंकि यहां तक आप पहुंच गए हो, इसलिए मैं आपको एक चीज साफ साफ क्लियर करा दूं। जल्दी से बताइए रमन इफेक्ट की डिस्कवरी कब हुई है? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी कब हुई है? और वो भी किस डेट को? फरवरी 28, 1928। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आफ्टर 2 years
तो नई डेट, नया ईयर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। और नोबेल प्राइज हमेशा 10 दिसंबर को मिलता है। कब मिलता है नोबेल प्राइज हमेशा? 10 दिसंबर। क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 10 12 1930? अरे हाँ या ना, ये लेवल है आजकल एग्जामिनेशन हॉल का, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आते हैं। 10 12 1930 का संबंध किस पर्सनालिटी से है, जल्दी से बताइए। क्योंकि सीवी रमन को इस डेट को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। तो आप लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। हाँ, इसको मानवाधिकार भी दिवस मनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 10/12/1930 को नोबेल प्राइज मिला है। किसको नोबेल प्राइज मिला है? सीवी रमन को। और जल्दी से बता दीजिए कि इस पर्टिकुलर डेज को 28 फेब को क्या हुआ है, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा, डिस्कवरी हुई है 28 फेब को और नोबेल मिला है 10/12/1930। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक चीजें समझ में आ रही, क्लियर? जब आप यहां तक पहुंचे हो तो एक सबसे खतरनाक चीज और जान लो, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। इसको अलग कर दूं क्या? जल्दी से बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला? मैं लिख दे रहा हूं 10 दिसंबर 1930। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं सीवी रमन। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एक लेवल आगे, क्योंकि डीसी की पोस्ट के लिए सब फाइट करते हैं, तो पोस्ट तो उसी को मिलना चाहिए जिसके पास नॉलेज होगा। एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ एक ही आपके पास वो चीज है जिसकी बदौलत आप सामने वाले का माइंड मैनिपुलेट कर सकते हो और दुनिया जीत सकते हो। ये बड़े बड़े आजकल आप देख रहे होंगे, है ना, बाढ़ सी आ गई जब से इंस्टा और ये सब डिजिटल वर्ड, एक से एक मोटिवेशनल स्पीच। अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई दुनिया जीतने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, आंसर है नॉलेज, और कुछ दूसरा नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी बॉडी में जान नहीं है, सिर्फ मुंह बोल रहा है, तो भी दुनिया फतेह कर लोगे। सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। तो उसी का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि किस तरह का आजकल लेवल चल रहा है। देखो अच्छे से, और आप लोगों को भी थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको पोस्ट लेना है या सिलेक्शन लेना है। तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला, ये पूरी दुनिया जानती है। तो सीवी रमन दरअसल में अंकल हैं, मतलब चाचा जी हैं, और इन्हीं का नेफ्यू है। नेफ्यू का मतलब क्या हो जाता है बेटा जी, भतीजा। और उस भतीजे का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, या आप मुझे बताओगे। मैं अचीवमेंट बता रहा हूं, 10 दिसंबर, अब जो लिख रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 1983। इस पर्टिकुलर डेट को उनके नेफ्यू को नोबेल प्राइज मिला। आप मुझे बता सकते हो सीवी रमन के नेफ्यू का नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। बहुत बढ़िया, क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर वेंकट रमन। बिल्कुल, वेंकट रमन एक ही फैमिली है, वेंकट रमन। इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सही है क्या? तो ये आपने किसका नाम बताया जो ये लिखवाया है अभी? चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये सीवी रमन का नेम है। मेरी बात समझ में आ रही? और जो नाम होना चाहिए उनके भतीजे का, वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। बिल्कुल, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। जल्दी से बताइए क्यों मिला इनको नोबेल प्राइज? सीवी रमन, सी मतलब चंद्र, वी मतलब वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन किसका पूरा नाम है? सीवी रमन। कब नोबेल मिला? 1930। और 83 में किसको नोबेल प्राइज मिला? उनके नेफ्यू को। नाम क्या उनका? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज क्यों मिला? क्योंकि आपको यह पता है कि सीवी रमन को क्यों मिला है? जल्दी से बताइए कोई भी। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने स्टार एवोल्यूशन थ्योरी खोजी थी। स्टार एवोल्यूशन थ्योरी का मतलब है तारों के स्थायित्व एवं अस्थायित्व का सिद्धांत। इसी को कहते हैं ब्लैक होल थ्योरी। इसी को ब्लैक होल थ्योरी कहते हैं।
और मैं माफी चाहता हूं, ज्यादा मुझे जियोग्राफी का जानकारी नहीं है, लेकिन जो है सॉलिड है। तो ब्लैक होल थ्योरी या स्टार एवोल्यूशन थ्योरी या स्टार स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी थ्योरी किसने परफॉर्म करी थी? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आप पढ़ोगे जियोग्राफी में, जिस स्टार का मास सन के मास से 1.44 टाइम मोर, वो सरवाइव करेगा, और जिसका मास सन के मास से 1.44 टाइम लेस, वो क्या बन जाएगा? अनस्टेबल होके ब्रेक होकर वो टूट जाएगा। और शायद वो उसके पहले वो कोई डॉर्फ बनाता है, ऐसा कुछ है, आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, सिंपल सी चीज है कि स्टार एवोल्यूशन थ्योरी के कारण, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स को हिंदी में कहते हैं नक्षत्र भौतिकी में, जल्दी से बताइए किसको नोबेल प्राइज मिला है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए लिखा है, स्पेसिफिक पूछते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज मिला है? जल्दी से, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो बताइए ब्लैक होल थ्योरी के प्रस्तावक, तारों के स्थायित्व अस्थायित्व की थ्योरी किसने दी? तो ये आप याद रखिएगा। अब अपन सीधे पहुंचते हैं अपने नॉलेजेबल पोर्शन जिस पे अपन बात कर रहे थे। आगे चलें क्या? तो बताओ राजा रमन्ना ने ऐसा क्या किया जिस वजह से मैडम सर ने कब परमिशन ग्रांटेड करी? जल्दी से बताइए। आपने डेट लिखी है RRCAT में, 7 फरवरी। डेट और आगे बढ़े, ईयर बताएं। 1984। कुछ दिमाग काम किया कि मैडम इंदिरा गांधी ने क्यों RRCAT को अप्रूवल दे दी? प्रेसिडेंट ने अप्रूवल क्यों दे दी 12 दिन के बाद? ऐसा क्या किया है डॉक्टर राजा रमन्ना ने? नो नो नो, ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनकी राडार का सब्जेक्ट नहीं था, मतलब एटम बम टेस्टिंग, उसमें भी किसने हेल्प? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एल आकार की संरचना या एल स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी देन थी। इसी वजह से सक्सेसफुल हम टेस्टिंग कर पाए और यूएसए को पता नहीं लगा। इस वजह से बताओ क्या बन के तैयार हो गया था? RRCAT। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख लीजिए, RRCAT का वर्क। ये आपसे क्वेश्चन आता है, RRCAT का कार्य, इंग्लिश हिंदी साथ में है। हिंदी वालों को ना कुछ भी समझ में, इंग्लिश वालों को ना है तो पूछ लिया करना है ना, दिलेरी से। हाँ, अब ध्यान से सुनना। जो ये इंस्टीट्यूट है RRCAT, जरा जल्दी से बताइए ये कौन सा काम कर रहा है? लेजर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है। ये लेजर टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखो, फादर ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी इज इक्वल्स टू थियोडोर मैनन। लेजर टेक्नोलॉजी का जो पिता हैं वो ये हैं, थियोडोर मैनन। लेजर, लेजर, ये देखो ये लिखा ना, लेजर टेक्नोलॉजी के पिता कौन है? फादर ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी थियोडोर मैनन। नहीं रे, वो तो कोबाल्ट 60 गामा रेडिएशन, ये तो अलग चीज, मैं बताता हूं ना। हाँ, लेजर तकनीकी के पिता इज इक्वल टू थियोडोर मैनन, ब्रैकेट में यूएसए के साइंटिस्ट हैं, याद रहेगा। और घटना कब की है, कब डिस्कवरी करी थी? 19 डिस्कवरी ईयर। लेजर की डिस्कवरी कब हुई? बिल्कुल। सबसे खतरनाक चीज तो ये है, एक बंदा जो जिसने इंडिया के लिए एटम बम बनाए, क्या नाम है उसका? बिल्कुल, सो डॉक्टर भाभा भी इन्हीं के साथ हैं उस समय पे। अब ध्यान से सुनेगा, राम कहानी है थोड़ी सी। डॉक्टर भाभा किसके साथ है 1964 में? कहां पर हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब सुनो मुद्दे की चीज जो मेरे को आपको समझानी है। थियोडोर मैनन ने क्या किया, पहले अच्छे से देख लो जो चीज मैं बता रहा हूं। ये एक प्रिज्म है, बचपन से पढ़ते आते हो आप। प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी? व्हाइट लाइट को पास किया। जरा जल्दी से बता दीजिए मुझे कि कौन से कलर प्राप्त हुए थे दूसरे साइड में? ठीक है, तो ऐसे मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूं, 7 कलर। जरा जल्दी से बताइए ये कौन सा इंसिडेंट है लाइट का, कि प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं इसको, सोच समझ के बोलने। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिस्पर्सन ऑफ लाइट?
पक्का? ठीक, मैं बिल्कुल साफ साफ लिख रहा हूं, जो चीज लिख रहा हूं जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए यही चीज है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं लिख रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए क्या लिख रहा हूं, वर्ण विक्षेपण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग नहीं, फंस गए आप लोग, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान से सुनो, आपको ये चीज देते हैं आजकल, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हिंदी में लिख के देंगे और पूछेंगे किसने डिस्कवरी करी? आंसर है न्यूटन, ब्रिटेन का साइंटिस्ट। कहां का साइंटिस्ट? तो याद रखिएगा, जो ये इंसिडेंट आपने देखा कि विजिबल लाइट को किससे पास कराया, कितने फ्रेगमेंट में, कितने कलर में डिवाइड हो गई, इसको कौन सा एक्सपेरिमेंट कहते हैं, किसने किया था? न्यूटन। ऐसे ही लिखते हैं क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा। सो न्यूटन ने दरअसल में ये एक्सपेरिमेंट किया था कि प्रिज्म से किसको गुजारते हैं अपन, लाइट को, तो वो कितने कलर में आ जाती? 7। अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और वो 7 कलर में भी आप लोगों ने हिंदी में ऐसा पढ़ा होगा, बेजानी हपी नाला, और इंग्लिश मीडियम ऐसा पढ़ते होंगे विव ग्योर। अरे हाँ या ना? ठीक, अब ध्यान से सुनेगा, बिल्कुल सिंपल है। थियोडोर मैनन ने क्या किया, जरा जल्दी से बताओ कितने कलर हैं? लेजर उसे कहते हैं। थियोडोर मैनन ने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। किस एक्सपेरिमेंट को? और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को अंजाम देने के बाद बताओ उसको कितने कलर मिले होंगे? सेकंड। उसमें से उन्होंने एक किसी भी पर्टिकुलर कलर को निकाल लिया। हाँ, तो 7 कलर में से एक पर्टिकुलर कलर को निकाल लिया और उसको उन्होंने टॉर्च में भर लिया। अरे हाँ या ना? ये जो एक वर्णीय प्रकाश था, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, यही था लेजर। मेरी बात समझ में आ रही? तो जल्दी से बता दो, थियोडोर मैनन ने किसकी खोज करी थी? लेजर का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। हिंदी में लिख लीजिएगा, एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट। सीधी सी बात है, 7 कलर में से ही निकालोगे ना कोई एक पर्टिकुलर कलर। - 1964 को थियोडोर मैनन ने ये एक्सपेरिमेंट करके लेजर को सेपरेट किया था। लेकिन वो यहां तक कर चुके थे। अब इसमें से 7 कलर में से एक पर्टिकुलर कोई कलर निकालेंगे। जैसे मेरे को एक बात बताओ, आप लोग स्कूल में थे तो वो जनरली देखते थे, वो एक टॉर्च आती थी, उसको आप लोग दिल विल बना रहता था और इस तरह दूर तक, तो वो लेजर लाइट ही तो थी। तो लेजर लाइट में बताओ 7 कलर इन्वॉल्व है कि कोई पर्टिकुलर 1 कलर? तो कोई पर्टिकुलर 1 कलर को क्या बोलते हैं? एक वर्णीय प्रकाश। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये एक वर्णीय प्रकाश इतना पावरफुल था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि कांच कट किया जा सकता था, वो भी मन चाहे शेप में। मेटल कट की जा सकती थी मन चाहे शेप में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थियोडोर मैनन ने लेजर के जरिए कटिंग एजेंट के रूप में किसका आविष्कार कर दिया? लेजर का। इसी से सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस हुआ ये बंदा। कौन इंफ्लुएंस हुआ? किसकी? इस स्पेशली इफेक्ट से, कि किसी भी सॉलिड चीज को, स्पेशली वो क्या होता है, ग्लास होता है या कोई भी जो मेटल होता है, उसको कट कर देता है। हाँ या ना? सबसे ज्यादा डॉक्टर भाभा को लगा कि ये टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी? लेजर टेक्नोलॉजी यदि इंडिया में आ जाए तो जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि डिफेंस में क्या करना पड़ता? बहुत सारे व्हीकल बनाने पड़ते, तो हमको क्या करना पड़ता? मेटल को कट करना पड़ता है। और मेटल को कट करने के लिए जो पुरानी चीजें यूज हो रही थी उनमें ज्यादा कॉस्ट लगती थी। लेकिन अब बड़े आराम से मनचाही मेटल का साइज एंड शेप किससे काट सकते हैं? लेजर से। तो याद रखिएगा, आपसे अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में लेजर तकनीकी का पिता, मतलब फादर ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? डॉक्टर भाभा। बिल्कुल। तो भारत में लेजर तकनीकी का पिता जो हैं वो कौन है? डॉक्टर भाभा। बताओ बंदा कब एक्सपेरिमेंट कर रहा है?
मतलब कब इस एक्सपेरिमेंट को देखा और इंडिया ले आएगा? 64 में। अरे हाँ या ना? और डेथ कब होगी? 66 में। मतलब मरने से पहले भी देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। याद रहेगा ये चीज? अब सिंपल सी चीज, इंदौर में जो RRCAT है, बताओ ये क्या करता है? कौन सी टेक्नोलॉजी प्रमोट करता है? इससे करेंगे क्या? CO2 जो है, CO2 निश्चित रूप में इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो बताओ लाइट निकलेगी कि नहीं? उस लाइट में से कोई भी एक कलर निकाल लेंगे, मतलब लेजर निकाल लेंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे, तो बताओ नाइट्रोजन बर्न होगा कि नहीं होगा? नाइट्रोजन बर्न होगा तो लाइट निकलेगी 7 कलर की, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर हम क्या निकाल लेंगे? कलर को निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा, ये दो ऐसे लेजर हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, या इनके जरिए सबसे बेहतर लेजर यूज किया जा रहा है मेटल को कट करने के लिए। तो आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि RRCAT बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है? लेजर। बस इतना याद रखना है आपको। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे। तो निश्चित रूप में जो लाइट निकलेगी, उस लाइट में कितने कलर होंगे? 7। उसमें से किसी एक को निकाल लेंगे हम। ये चीज लाइट ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो दो ही चीजें निकलेंगी। पहली क्या निकलेगी? लाइट। और दूसरी क्या निकलेगी? हीट। अरे भाई, जैसे मैं आपको आग लगाऊं आपको, मतलब किससे क्रिया करा रहा हूं? ऑक्सीजन से। तो क्या निकलेगा? पहली लाइट निकलेगी, दूसरा हीट निकलेगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनेगा, एक सबसे खतरनाक चीज मेरे को यहां बतानी थी। फर्स्ट लेजर मैन्युफैक्चर्ड बाय, सबसे पहला गैसीय लेजर, फर्स्ट गैसियस लेजर, पहला गैसीय लेजर, फर्स्ट गैसियस लेजर मैन्युफैक्चर्ड बाय, पहला गैसीय लेजर अली यवन। याद रखिएगा, इन्होंने गैसियस लेजर बनाया था फर्स्ट। गैसियस लेजर मतलब किसी गैस को गर्म करने के बाद में उसमें से 7 कलर में से पर्टिकुलर एक को सेपरेट किया। और थियोडोर मैनन ने क्या किया होगा? सॉलिड ऑब्जेक्ट को उन्होंने हीट देकर 7 कलर में से कोई एक सेपरेट किया। अली यवन नेम है। पानी पियो आराम से। हाँ चलो, हाँ वही है। नोट लिखना जल्दी से, नोट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इंसिडेंट है, ये घटना है, याद रहेगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन डैश CV रमन, ब्रैकेट में रमन इफेक्ट। CV रमन ने कौन सा इफेक्ट खोजा था? रमन इफेक्ट। लाइट के किस थ्योरी पे वर्क करके? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिमाग काम कर रहे हैं? लाइन चेंज करके लिखना। सेकंड चीज, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हाँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डैश करके थियोडोर मैनन। अब जरा जल्दी से बताओ, थियोडोर मैनन ने डिस्पर्सन ऑफ लाइट को यूज करके कौन सी चीज निकाली थी? ब्रैकेट में लेजर। ये हम UPPCS के क्वेश्चन पे कि लेजर की डिस्कवरी लाइट के किस इंसिडेंट पे बेस है? अच्छे से देख लो, अभी क्लियर कर लो, याद रहेगा। और न्यूटन ने जो चीज खोजी थी उसी को दरअसल में बेस बनाया थियोडोर मैनन ने, और लेजर खोजा। अब जल्दी से बताइए, CV रमन ने रमन इफेक्ट खोजा था, लाइट के किस इंसिडेंट पे बेस था वो? स्कैटरिंग। याद रहेगा ये चीज, वर्ण विक्षेपण। सॉरी, वर्ण विक्षेपण नहीं, क्या बोलते हैं उसको? प्रकीर्णन। बिल्कुल, यही तो समझाना चाह रहा हूं, यही चीज समझाना चाह रहा हूं। जो अच्छा, अब एक चीज और क्लियर कर लो, जो आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिखा है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, प्रकाश का प्रकीर्णन किसने दिया था? रेले डिस्कवरर है। प्रकाश के प्रकीर्णन को सबसे पहले किसने समझाया था? रेले ने। उसी में जहां आपने वो ऊपर लिखा प्रकाश का प्रकीर्णन, रेले। हाँ,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको पता है, अब भी आपने मेंशन किया इसको। अरे भाई, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंसिडेंट किसने खोजा है? न्यूटन। और न्यूटन के डिस्पर्सन ऑफ लाइट को बेस बनाकर किसने क्या खोजा? हाँ, क्लियर है? वहीं वहीं घूम गए। इतना लेवल याद रखना पड़ेगा आपको। एक बार फिर से बता दूं, पहले हिंदी में बता दे रहा हूं, गलती मत करिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन याद रहेगा? जल्दी से बताओ, प्रकाश का प्रकीर्णन किसने खोजा था? रेले ने। रेले ने ही बताया था कि, अच्छे से सुनना, रेले ने क्या बताया था कि जो आकाश है वो ब्लू क्यों है, इसी चीज के कारण बताया था उन्होंने। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब आप बताओ, रेले की इस चीज को किसने यूज किया? सीवी रमन ने। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और सीवी रमन ने इस इंसिडेंट को यूज करके बताओ अपना कौन सा इफेक्ट खोजा? जल्दी से बताओ, रमन इफेक्ट किस डेट को खोजा? फिर परेशान, 28 फैब 1928। इसके लिए नोबेल प्राइज कब मिलता है? सारे खतरनाक चीजें लिखी हैं आपने। अब जल्दी से बताइए, न्यूटन ने किसकी खोज करी थी? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब जल्दी से बता दीजिए, न्यूटन के डिस्पर्सन ऑफ लाइट को किसने यूज किया? और थियोडोर मैनन ने क्या बनाया? लेजर। किस ईयर में बनाया? 1964। तो लेजर को कौन इंडिया लेकर आ गया? डॉक्टर होमी जे भाभा। और होमी जे भाभा को इसलिए किसका पिता कहते हैं? लेजर टेक्नोलॉजी का पिता। लेकिन कहां? इंडिया में। वर्ल्ड, इंटरनेशनल वर्ल्ड में थियोडोर मैनन। क्लियर है? थियोडोर मैनन, हाँ, थियोडोर मैनन। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? लिंक कर पा रहे हो? चलो, अगली हेडिंग डालना, IGCAR, अगला इंस्टीट्यूट। कुछ ही ना समझ में आए? हाँ, और दूसरा, अरे हाँ यार, दूसरा तो पता नहीं, भूल गया। दूसरा ये है, इसको भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट। ये अलग कर दें क्या? दूसरा लिखना उसी में, उसी के आगे, सॉरी अभी ये मत लिखना। ये है फॉर्मेशन ऑफ इंडस 1 एंड इंडस 2 पार्टिकल। ठीक है, अब मैं बताता हूं ये क्या है। पहले इसको समझ लो। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो फॉर्मेशन ऑफ इंडस 1 एंड इंडस 2 पार्टिकल, लिख लिया। हिंदी मीडियम वाले लिखो इंडस 1 और इंडस 2 पार्टिकल के निर्माण में। इंडस 1, ये देखो इंडस 1 लिखा हुआ, इंडस 1 एंड इंडस 2 पार्टिकल के निर्माण में। अब ये है क्या? बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ इंडस 1 एंड इंडस 2 पार्टिकल, हाँ, निर्माण में। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि इंडस 1 क्या और इंडस 2 क्या है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ध्यान से सुनो, जल्दी से मुझे बताओ, यदि मुझे बनाना है एटम बॉम्ब, शॉर्ट में लिख रहा हूं AB, या यदि मुझे बनाना है न्यूक्लियर रिएक्टर, जल्दी से बताओ क्या लेना पड़ेगा मेरे को? यूरेनियम लेना पड़ेगा मेरे को। सबसे अच्छी क्वालिटी का बताओ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब जल्दी से बताओ मुझे और क्या लेना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, क्या लेना पड़ेगा मुझे? न्यूट्रॉन। और फिर उसके बाद जो होगा वो आपको पता है। मेरा क्वेश्चन ये है, न्यूट्रॉन जो है, अच्छे से सुन लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मतलब मेरी शुरू से एक आदत रही है कि स्टूडेंट को नोट्स बनवाने के बजाय उसको समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं मैं। ट्रेडिशनल नोट्स बनाने में मैं उतना यकीन नहीं रखता जितना एक बार अगर बता दो तो आप खुद से कवर कर सकते हो, और फिर वो नोट्स तो है ही। अब ध्यान से सुनना, बताओ न्यूट्रॉन कहां मिलेगा आपको? एटम जो है, अच्छे से सुनना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहा है 1911 में RD रदरफोर्ड।
सो रदरफोर्ड ने सबसे पहले कहा था कि एटम के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन से पार्ट? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जल्दी से बता दो कहां मिलेगा? आउटर सेल में। इसको हिंदी में क्या बोल सकते बेटा जी? कक्षा, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और जल्दी से बता दो प्रोटॉन के दर्शन कहां होंगे या प्रोटॉन कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एटम के दो पार्ट होते हैं, द फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन प्रोटॉन। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। किस ईयर बताया था? 1911। वो आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट पास किए थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल। अब ध्यान से सुनेगा, ये स्टेटमेंट आगे चेंज होगा। और अच्छे से देखो मैं कब की बात कर रहा हूं। 1932 में जो मेन व्यक्ति है उसका नाम है चैडविक। चैडविक ने बताया था कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होगा। कौन? द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज प्रोटॉन, एंड थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन। तो जल्दी से बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमेशा कहां पाए जाएंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अच्छे से देख लो आप खुद और यहां दिमाग लगाना। न्यूट्रॉन आपको हमेशा कहां मिलेगा? एटम के इनसाइड में, न्यूक्लियस के अंदर। किसके साथ में मिलेगा? प्रोटॉन के साथ में। कौन सा बॉन्ड लगेगा? प्रीलिम्स का क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बताओ। सबसे प्रबल बल कौन सा है? मतलब सबसे प्रबल, सबसे सशक्त बल कौन सा है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ऐसे पूछेंगे, सबसे प्रकृति का सबसे सशक्त बल, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। आंसर है, बताओ जल्दी से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं, यही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। हाँ, तो बताओ प्रबल नाभिकीय बल जो है ये इस दुनिया का सबसे क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो जब आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पता चल गया तो सबसे लोएस्ट भी पता होना चाहिए। तो सबसे लोएस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रहेगा ये चीज। अब अपन मुद्दे की बात कर लेते हैं। इसका नाम रदरफोर्ड है बेटा, और इनका नाम चैडविक है। कोई कंफ्यूजन तो? प्रबल नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है, सबसे सशक्त बल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा हो जाएगा? किस किस के बीच लगेगा? अच्छे से देख लो, तुम्हारे इस आंसर में ही दरअसल में साइक्लोट्रॉन की फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही है। यूपीपीसीएस ने शायद 3 साल या 4 साल कोरोना के पहले पूछा था, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ साइक्लोट्रॉन? लॉरेंस। लॉरेंस वाज द डिस्कवरर। किस चीज के डिस्कवरर हैं? मेरा कहना यह है, एकदम सिंपल सी चीज, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच है? इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के थ्रू अटैच है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा बताओ, जब मुझे एटम बम बनाना है या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? ये न्यूट्रॉन यहां आ कैसे जाएगा? न्यूट्रॉन तो हमेशा किसके साथ में बाइंड है? शायद अब कुछ समझ में आ रहा होगा। साइक्लोट्रॉन एपरेटस के जरिए हम एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं तो बताओ, एनर्जी देने का मतलब होता है केमिस्ट्री में ऊर्जा देना, और ऊर्जा देने का सीधा सा मतलब केमिस्ट्री में होता है गर्म करना। तो साइक्लोट्रॉन एपरेटस के जरिए हम एनर्जी देते हैं, मतलब क्या करते हैं? एटम को गर्म करते हैं। थोड़ी सी हीट लेके कौन निकल जाएगा? जैसे वो दोस्त होते हैं आपको, लड़ाई झगड़े में आप ले चलते हो, लेकिन जैसे ही सामने से मजबूत पार्टी आती सबसे पहले कौन भाग खड़ा होता है? दोस्त। वैसे ही कुछ होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताओ, एनर्जी फिर भी हम देते जा रहे हैं, एनर्जी हम फिर भी देते जा रहे हैं, तो अब उस एनर्जी को कौन लेगा? अच्छे से बताओ, कौन लेगा? न्यूक्लियस। और एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, अब वो एनर्जी कौन एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। और कब तक करता जाएगा? जब तक सहता जाएगा। और फाइनल में एक ऐसा टाइम आएगा कि साइक्लोट्रॉन एपरेटस से कंटिन्यूअस हम एनर्जी दे रहे हैं, तो बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा?
आईएएस का क्वेश्चन कि साइक्लोट्रॉन apparatus क्या करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या होगा अगर ये फोर्स वीक हुआ तो? दिमाग लगाओ, अगर ये फोर्स वीक हुआ तो न्यूक्लियस के अंदर क्या थे पहले, और ये दोनों जुड़े थे। अगर ये फोर्स नहीं होगा मतलब कौन सेपरेट है, कौन सेपरेट है? अब बीच में कुछ रहा ही नहीं। अरे हाँ या ना, बताओ न्यूक्लियस से बाहर कौन आएगा सबसे पहले? यहां 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 न्यूक्लियस से सबसे पहले बाहर कौन आएगा? प्रोटॉन बाहर आएगा, कि जो सबसे पहले बाहर आएगा उसे कहते हैं इंडस 1, और जो सेकंड नंबर पर बाहर आएगा उसे कहते हैं इंडस 2। अब आप जरा जल्दी से मेरे को बताओ, साइक्लोट्रॉन की फंक्शनिंग बताओ जल्दी से। टू एक्सीलरेट पॉजिटिव चार्ज आयन। लिखना जरा इसको लिख लें। टू एक्सीलरेट पॉजिटिव चार्ज आयन, इंग्लिश मीडियम में हो गया। नाभिक उच्च आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। त्वरित का मतलब होता है एक्सेलरेट, मतलब बाहर निकालना। जल्दी से बताओ किसको बाहर निकाल रहे हैं? हाईली चार्ज पार्टिकल या हाईली चार्ज आयन। अब जरा आप देखो यहां पर, जल्दी से बताओ, सोच समझ कर बताना। हाईली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है? अरे भाई प्रोटॉन के पास चार्ज है। ये फिर आइए इसका क्वेश्चन, टू एक्सेलरेट हाईली चार्ज पार्टिकल या हाईली चार्ज आयन। याद रहेगा? तो अब बताओ, जब साइक्लोट्रॉन apparatus काम करेगा तो पहली चीज कौन सी बाहर आएगी? प्रोटॉन। हमारे कोई काम की है क्या वो? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सेकंड चीज आएगी कौन सी, वो हमारे बहुत काम की है, क्योंकि इसी न्यूट्रॉन को जरा जल्दी से बताओ हम कहां ले जाएंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम को फ्यूज कराने के लिए। याद रहेगा? तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन किसके जरिए फ्यूज होती है? न्यूट्रॉन। बताओ कहां से आएगा इंडिविजुअल न्यूट्रॉन? साइक्लोट्रॉन हेल्प क्या करेगा? कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? कौन से दो लोग फ्री हो जाएंगे? सबसे पहले कौन बाहर आएगा? तो यही है फंक्शनिंग किसकी? साइक्लोट्रॉन की। हाईली पॉजिटिव चार्ज आयन सबसे पहले बाहर आते हैं। आपने अगर बोला न्यूट्रॉन बाहर आते हैं तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि पहले जो चीज बाहर आएगी उसी के पीछे 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 सेकंड चीज आ जाएगी। तो मेन मकसद साइक्लोट्रॉन का किसको निकालना था? प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी सी एनर्जी देने में ही निकल जाएगा, उसको तो काउंट ही नहीं करते हम। याद रहेगा? अब लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम कितना हो गया? 11:06। तो बस इसके बाद एक यही पेज बचा है। क्या करना है हम IGCR को? आज देखें कि कल देख लें? कल देख लें।